नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में पुनः स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा माह नवंबर के दिए गए असाइनमेंट के प्रश्नों के उत्तर लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो विषय राजनीति शास्त्र से है। तो चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। असाइनमेंट का प्रथम प्रश्न है, भारत के नागरिकों के रूप में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करिए। इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, भारत के नागरिक के रूप में आज भारत विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में गिना जाता है, अतः उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए। इस तर्क के पीछे निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण है, भारत विश्व का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, जो दूसरे नंबर पे आता है। प्रथम स्थान पर चीन है। दूसरा कारण है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तीसरा कारण है, संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाली के प्रयासों में भारत लंबे समय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। चौथा बिंदु है, भारत अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है, मतलब भारत की जो आर्थिक स्थिति है वह दिन प्रतिदिन विकास कर रहा है। पांचवा बिंदु है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है, मतलब अपनी जो जो जिम्मेदारियां भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दी गई है उन सभी जिम्मेदारियों का पूर्णतः भारत ने निर्वहन किया है। छठवां बिंदु है, भारत ने सदैव शीत युद्ध और अन्य सैन्य गुटबंदी आदि का विरोध किया है, मतलब भारत ने शीत युद्ध और कई देशों के बीच में जो गुटबाजी चलती है उसका हमेशा से विरोध किया है। भारतीय संस्कृति सदैव ही अहिंसा, शांति, सहयोग की समर्थक रही है, अतः भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, साक्षी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं। सुनील क्या अभिप्राय है? हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। इस प्रश्न का उत्तर है, विश्व पर्यावरण की रक्षा के संबंध में साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिका सिद्धांत के प्रतिपादन का तात्पर्य है कि चूंकि विश्व पर्यावरण की रक्षा में विकसित देशों की जिम्मेदारी अधिक है, इसके अलावा अभी गरीब देश विकास के पथ पर गुजर रहे हैं, अतः उनके ऊपर पर्यावरण रक्षा की जिम्मेदारी विकसित देशों के बराबर नहीं हो सकती। इस प्रकार 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। साझी जिम्मेदारी तथा अलग अलग भूमिका के सिद्धांत को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न देशों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन व तत्वों के प्रयोगों का आंकलन किया जाए तथा प्रदूषण रोकने के प्रयासों में उसी अनुपात में उस देश की जिम्मेदारी तय की जाए। पुनः चूंकि पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है, अतः विकसित देशों को आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास कर गरीब देशों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो देश अभी तक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए हैं तथा अभी विकास की प्रक्रिया में पीछे हैं। उन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी प्रदान कर पर्यावरण रक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी सिद्धांत के आधार पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्योटो प्रोटोकॉल सन 1997 में चीन तथा भारत जैसे विकासशील देशों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन की सीमा का छूट दी गई। इस प्रश्न का सरल शब्दों में कहना चाहूँगा बच्चों तो यह है कि विश्व में 3 तरह के देश होते हैं, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। तो यह विश्व संगठन के द्वारा यह माना गया कि विकसित देशों जो देश विकसित हो गए हैं उन देशों को विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों का सहयोग करना चाहिए। अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए प्रदूषण संबंधी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में छूट दी जानी चाहिए ताकि वह भी देश अपना विकास कर सकें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विभिन्न देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह हो सकता है, उदाहरण सहित समझाइए।
इस प्रश्न का उत्तर है बच्चों, विश्व में हुए आर्थिक व औद्योगिक विकास से स्पष्ट हो जाता है कि विकास की यात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। इसके कारण पारिस्थितिक संतुलन इतना अधिक बिगड़ गया कि वह मानव समुदाय के लिए एक संकट के रूप में धारण करा। मतलब औद्योगिक विकास के कारण से प्राकृतिक संतुलन में जो बिगड़ा है संतुलन, उसके कारण से मानव जीवन पे संकट आने लग गया है। वायुमंडल में हुए प्रदूषण में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं खड़ी हुई। भूमि तथा जलीय संसाधनों का भी प्रदूषण बढ़ा। वनों की कटाई से जैविक विविधता तथा जलवायु का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। समस्त संस्थाओं ने इस बात का अनुभव किया कि विकास की राजनीति ऐसी हो जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। विकास के लिए ऐसे साधन अपनाए जाएं जिनसे प्राकृतिक सुरक्षित रहे। इससे विकास को पर्यावरण रक्षा के साथ जोड़ा जा सकता है तथा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा विकास की आवश्यकता बन जाता है। मतलब विश्व में आर्थिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक जनजीवन को भी, प्रकृति को भी हमें ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। मतलब विभिन्न देशों के द्वारा यह माना गया कि औद्योगिक विकास के साथ प्रकृति को भी बचाया जाना अनिवार्य है, अन्यथा मानव जीवन पर उसे नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं, जिससे प्रदूषण होने की संभावना नहीं होती है। दूसरा बिंदु है जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, कोयले का उपयोग सोच समझकर और सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि इनके उपयोग होने से प्रदूषण की स्थिति बढ़ती है। तीसरा बिंदु है सार्वभौमिक विकास के लिए वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। मतलब पेड़ों को लगाया जाना चाहिए जिससे कि मानव जीवन और प्रकृति का संतुलन बनाया जा सके। चौथा बिंदु है भू जल संरक्षण। सामाजिक वानिकी को अपनाकर हम विश्व को प्रदूषण से बचा सकते हैं। मतलब जो जल संकट आ रहा है उसे वनों के माध्यम से जल संकट से हम विश्व को बचा सकते हैं। पांचवा बिंदु है नई तकनीकों और मशीनों के प्रयोग, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन परत के लिए क्षति पहुंचाती है, इन गैसों के उत्सर्जन होता है, उन मशीनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मतलब उन मशीनों और तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसें, क्लोरोफ्लोरो और ग्रीन हाउस गैसें जो होती है, उन मशीनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसी प्रकार अंतिम प्रश्न है बच्चों, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और उससे उत्पन्न विपदा को रोकने में हमेशा नाकामयाब रहा, परंतु फिर भी प्रत्येक देश इसे एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य संगठन मानता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाए रखना आवश्यक है। इसके प्रमुख कारण हैं संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी देशों के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करा सकता है। इसी के माध्यम से छोटे व निर्बल देश शक्तिशाली देशों से किसी भी मसले पर बात कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है यह विश्व का सबसे प्रभावशाली मंच है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर खुले मस्तिष्क से वाद विवाद और विचार विमर्श होता है। अगला बिंदु है आज कुछ राष्ट्रों के पास अणु और परमाणु बम हैं, किंतु बड़ी शक्तियों के प्रभाव के कारण काफ़ी सीमा तक सर्वाधिक भयंकर हथियारों के निर्माण और रसायन व जैविक हथियारों का प्रयोग और निर्माण को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ को सफलता मिली है। इसी प्रकार चौथा बिंदु है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक पिछड़े और गरीब राष्ट्रों को ऋण भुगतान करता है और आपातकाल में अनेक प्रकार की सहायता दिलाने में सक्षम रहता है, इसलिए इसका बना रहना आवश्यक है। पांचवा और अंतिम बिंदु है आज प्रत्येक देश पारस्परिक निर्भरता को समझने लगा है और पारस्परिक निर्भरता बढ़ रही है। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ ही है। यह एक ऐसा मंच है जिस पर विश्व के अधिकांश देश उपलब्ध रहते हैं। कोई भी देश पूर्ण नहीं होता, उसे सदैव दूसरे देश के सहयोग की आवश्यकता होती है, फिर वह चाहे अमेरिका हो या इंग्लैंड। मतलब उपरोक्त कारणों से संयुक्त राष्ट्र संघ के होने का सबसे बड़ा कारण रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।